नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का ये 7वां पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे ज्वालामुखी की। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम पर्टिकुलर ज्वालामुखी की बात करेंगे और ज्वालामुखी का उद्गम कैसे हुआ, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। और जो इसके पहले का वीडियो था, मीन्स पार्ट 6 था, उसमें हमने देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब की बात की थी। तो अगर आपने ये वीडियो मिस किया है तो उसे ज़रूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं ज्वालामुखी के बारे में जानकारी। तो जो ज्वालामुखी है वो एक आकस्मिक बल का उदाहरण है। जो आकस्मिक बल, जो पृथ्वी का आकस्मिक बल है, उसका एक उदाहरण ज्वालामुखी है। इसके अलावा भूकंप और सुनामी ये भी आकस्मिक बल की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की बात आज हम करेंगे कि ज्वालामुखी आखिर है क्या। ज्वालामुखी से जो तात्पर्य है वह उस छिद्र या दरार से है। ज्वालामुखी कुछ नहीं है, सिर्फ एक छिद्र या दरार है। ज्वालामुखी का तात्पर्य सिर्फ एक छिद्र और दरार से, जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा और अन्य पदार्थ धरातल के ऊपर आते हैं। ज्वालामुखी की जो सिंपल सी डिफिनीशन है वो ये है कि ज्वालामुखी एक छिद्र या दरार है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा और अन्य पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित हैं वो धरातल के ऊपर आ जाते हैं। तो यही हमारा ज्वालामुखी कहलाता है। और ये जो ज्वालामुखी का जो उद्गार है, मीन्स उद्गार का मीन्स है यहाँ पर कि जो उसके अंदर से जो पदार्थ निकल रहे हैं वो हमारा उद्गार कहलाता है। यहाँ पर ये वर्ड कई बार यूज किया जाएगा। तो उद्गार का मीन्स ये है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उससे पदार्थों का बाहर निकलना ही उद्गार की प्रक्रिया कहलाता है। तो जो ज्वालामुखी की उद्गार की जो प्रक्रिया है उसे ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। जो उद्गार हो रहा है उस जो पूरी प्रक्रिया है, लावा को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। ये जो क्रिया है ये 2 भागों में संपन्न होती है। जो ज्वालामुखी क्रिया है ये 2 भागों में संपन्न होती है। तो आपने यहाँ पर सीखा ज्वालामुखी की डिफिनीशन जो कि बहुत ही सिंपल है। उसके अलावा जो ये क्रिया है ये ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। ये 2 भागों में संपन्न होती है। किन किन भागों में संपन्न होती है ये भी बहुत ही सिंपल है। इसकी 2 प्रक्रिया ये हैं कि पहली प्रक्रिया ये है कि जो लावा है वो उसमें इतना फोर्स नहीं होता है कि वो छिद्र या दरार के द्वारा बाहर आए। तो जब इस प्रक्रिया में ये बाहर नहीं निकल पाता है तो यह पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है और ठंडा हो जाता है। जब ये मैग्मा या जो लावा है ये बाहर नहीं निकल पाता है, भूगर्भ के बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये अंदर ही जम जाता है और जम करके ठंडा हो जाता है। तो जब अंदर ही ये जम कर ठंडा हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया के अंतर्गत जो निर्माण होता है वो बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सील या डाइक का निर्माण होता है। जब मैग्मा अंदर ही जम जाता है और अंदर ही जम करके ठंडा हो जाता है तो इस प्रक्रिया में बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सील या डाइक का निर्माण होता है। इसके अलावा जब मैग्मा बाहर निकल आता है, जो लावा है वो पूरे फोर्स के साथ पृथ्वी के बाहर निकल आता है, तो वह जो मैग्मा है वही हमारा क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। और यह ठोस आकार में परिवर्तित हो जाता है और जो इसकी संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये जो लावा है ये किसी छिद्र या दरार के द्वारा बाहर निकला हुआ है। तो 2 प्रक्रिया ये है कि एक में क्या होता है कि वो जो लावा है वो अंदर ही जम जाता है, वहीं ठंडा होता है, और दूसरे में क्या होता है कि ये बाहर निकलता है और ये जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। और उसके बाद ये जो लावा निकलता है ये धरातल पर पहुंचकर ठोस आकार में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक जो है। उसके बाद जो ज्वालामुखी से जो बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? बम कहा जाता है। जो ज्योग्राफी की जो लैंग्वेज है उसमें जो बड़े टुकड़े निकलते हैं लावा के रूप में, उनको हम क्या कहते हैं? उनको बम कहा जाता है। और ये धरती पर पहुँच करके ठोस आकार में परिवर्तित हो जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं। तो जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है इनका जो ठंडे होने की प्रक्रिया है ये बहुत ही धीमी है और कई वर्षों तक जो है इनको ठंडा होने में
लग जाते हैं। इनका जो टेम्परेचर है वो इतना अधिक होता है कि इनको ठंडा होने में भी कई वर्षों का समय लग जाता है। आगे की प्रक्रिया क्या होती है, जब इनसे पदार्थ निकलता है तो जिस छिद्र से निकलता है उस छिद्र के ये चारों ओर जमा हो जाते हैं। जिस छिद्र के द्वारा लावा निकलता है तो ये जो लावा है ये उसी छिद्र के चारों ओर जमा हो जाता है। इस जमाव के द्वारा ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। जो ज्वालामुखी जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो उद्गार के बाद का स्ट्रक्चर होता है। वो किसी छिद्र के द्वारा जो लावा निकलता है इस प्रकार से बहता है और बहते बहते ये उसी छिद्र के चारों ओर जमा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, एक ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। ये कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं, इसके जो अंदर से जो मटेरियल निकलता है, जो लावा निकलता है, वो कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि ये एक पर्वत के रूप में धारण हो जाते हैं। इनका जो आकार है वो पर्वत के आकार का हो जाता है। अब क्या है कि ये एक छोटे से प्रक्रिया द्वारा स्टार्ट होता है। मीन्स एक छिद्र से पहले उसके आसपास लावा निकलता धीरे धीरे ये क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो जिस छिद्र के द्वारा ये निकलते हैं, जिस छिद्र के द्वारा जो लावा निकलता है, तो ये छिद्र जो है एक पाइप का रूप धारण कर लेता है। हालांकि जो है इसका फिगर आगे स्लाइड में दिया गया है, उसको वहाँ समझाएंगे। तो क्या होता है कि ये एक जो है पाइप के रूप में बन जाता है, क्योंकि ये एक पर्वत है और पर्वत एक विशाल पर्वत है। तो जो लावा निकलने की जो एक माध्यम है वो एक पाइप का रूप धारण कर लेता है। इसको समझते हैं यहाँ से। ये जो फिगर है इसमें आप देखिए, ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये लावा पृथ्वी के अंदर एकत्रित है। यहाँ से छिद्र के द्वारा लावा निकलना प्रारंभ होता है। तो ये एक छोटे छोटे क्या है, अगर यहाँ पर जो लावा की मात्रा है वो थोड़ी सी है तो इसका जो आकार होगा वो इस प्रकार से बनेगा, या फिर जैसा जैसा लावा की जो क्वांटिटी होगी, मीन्स मात्रा होगी, उस अनुसार जो है यहाँ पर बनता रहता। और जो हम पाइप की बात कर रहे हैं कि जो इसका आकार है वो नली इस प्रकार से बनती चली जाती है। और जो नली है ये सीधे धरातल से जुड़ी होती है और यहीं से ये लावा को अपने अकॉर्डिंग जैसा उसका आकार होता है तो ये बढ़ता जाता है और जो लावा है वो इस तरह से अपने चारों ओर एकत्रित होता जाता है। उसके अलावा जो इसका जो नाम दिया गया है वो ज्वालामुखी नाली दिया गया है। इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी नाली कहा जाता है। जो ये छिद्र है ये धरातल के नीचे एक पतली नली के सारे जुड़ा होता है और इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी नाली कहा जाता है। ज्वालामुखी मुख का विस्तृत रूप क्रेटर या कॉल्डेरा कहलाता है। जो इसका ये मुख है, ये ज्वालामुखी जो नली है, इसका जो मुख है ये कभी कभी इतना विशाल और विस्तृत हो जाता है कि इनमें जल भर जाता है। ये जो इसको कहते क्या है, जो ज्वालामुखी का मुख होता है इसे क्रेटर या काल्डेरा कहा जाता है। और कभी कभी इनमें क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है तो इनके मुख पे पानी भर जाता है, मीन्स जल भर जाता है और यह एक झील में परिवर्तित हो जाता है। अब झील में कैसे परिवर्तित होता है इसको हम अभी आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्या सीखा हमने कि जो नाली है इसे ज्वालामुखी नाली कहा जाता है और इसका आकार लावा जितना निकलता जाता है उसी के अकॉर्डिंग इसका जो आकार है बढ़ता जाता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है कि जितना अंदर मटेरियल है धरातल के नीचे उसी अकॉर्डिंग ये जो है ज्वालामुखी अपना रूप धारण करता है और कभी कभी ये पर्वत के समान विस्तृत भी हो जाता है। तो जो इसका मुख है वो क्रेटर कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे क्रेटर या कॉल्डेरा कहा जाता है। और इन्हीं क्रेटर में जल भर जाने से ये झील में परिवर्तित हो जाता है। ये जो यहाँ पर फिगर दिया गया है ये लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ का फिगर है और ये एक ज्वालामुखी झील है। ये इसका निर्माण कैसे हुआ, ये ज्वालामुखी का जो क्रेटर है मीन्स मुख है वो इतना विस्तृत है कि उसमें जल भर जाने से इसमें जो है झील का निर्माण हो जाता है। इसके जो प्रमुख उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया की टोवा झील, महाराष्ट्र के लोनार, राजस्थान की पुष्कर जो है इस प्रकार की झीलों का उदाहरण है।
ये इस प्रकार का रूप धारण करती है। यहाँ पर फिगर के द्वारा स्पष्ट समझाया गया है कि जो क्रेटर है वो विस्तृत हो जाता है और ये एक झील का निर्माण करता है। भारत में इसके जो एग्जाम्पल है वो महाराष्ट्र में लोनार झील, राजस्थान में पुष्कर झील, इस प्रकार के झीलों के उदाहरण हैं जो कि क्रेटर पर स्थित हैं। आगे बात करेंगे ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उसके कारण क्या है। ज्वालामुखी के उद्गार होने का आखिर क्या कारण है, तो भूगर्भ में अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानों का पिघलकर फैलना। जो पृथ्वी का अंदरूनी भाग है, जो भूगर्भ है, उसमें जो तापमान है वो इतना अधिक हो जाता है कि उसमें जो है चट्टानें पिघलकर फैलने लगती हैं, और जब चट्टानें पिघलकर फैलती हैं तो वो ज्वालामुखी के रूप में अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकालती हैं। ये भी ज्वालामुखी उद्गार का कारण है। उसके अलावा जब तापमान अधिक होता है और दबाव कम होता है तो लावा की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक तापमान के कारण दबाव कम हो जाने पर जो लावा है वो बाहर निकलने लगता है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की गैसों तथा भूगर्भ में जो जल स्थित है उसमें वाष्पीकरण से जल वाष्प की मात्रा जो है अधिक हो जाती है। जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जो पृथ्वी है हमारी, उसके अंदर जो गैसें हैं वो क्या होती है कि भूगर्भ में जो जल स्थित होता है उसके कारण उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण होने लगता है। गैसों में क्या होता है, वाष्पीकरण होने लगता है, और जल वाष्प की अधिक मात्रा के कारण, जो जल वाष्प है उसकी अधिक मात्रा के कारण जब उसमें दबाव अधिक पड़ता है तो वो भी जो है लावा के रूप में बाहर निकलने लगती हैं, और ये भी ज्वालामुखी उद्गार का एक महत्वपूर्ण कारण है। भूगर्भ से क्या होता है, लावा और गैसें धरातल की ओर प्रभावित होने लगती हैं। जब ये सारी प्रक्रिया होती है, दबाव कम हो जाता है तो लावा क्या होता है, उत्पत्ति होने लगती है, क्योंकि जो तापमान अंदर का है वो इतना ज़्यादा है कि जो गैसें हैं वो जलवाष्प के रूप में बनने लगती हैं, और उसकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि भूगर्भ से लावा और गैसें धरातल की ओर प्रभावित होना शुरू हो जाती हैं। ये पूरी प्रक्रिया है कि उद्गार क्यों होता है। आगे बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जागृत ज्वालामुखी। इसे सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, वर्तमान में जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनकी जो संख्या है वो लगभग 500 के आसपास है। जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनकी जो संख्या है वो लगभग 500 है। इनमें से जो इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली है, जो इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, ये सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इटली के एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी से समय समय पर उद्गार होता रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनकी संख्या लगभग 500, इसमें लगातार एक निश्चित अंतराल पर उद्गार होता रहता है। ये जागृत ज्वालामुखी होते हैं, या इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। उसके बाद है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, इनमें क्या होता है कि एक बार उद्गार हो जाता है उसके काफ़ी अधिक समय तक कोई उद्गार नहीं होता है। कभी एक बार उद्गार हो गया उसके बाद काफ़ी समय के अंतराल तक कोई उद्गार नहीं होता है, तो ऐसे ज्वालामुखी जो होते हैं वो प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण है इटली का विसुवियस ज्वालामुखी। जो इटली का विसुवियस ज्वालामुखी है इसमें 79 ईस्वी में 79 ईस्वी में उद्गार हुआ था। उसके बाद इसमें 1631 ईस्वी में उद्गार हुआ। उसके बाद इसमें 1803 ईस्वी में उद्गार हुआ। तो जो इनका उद्गार का जो ड्यूरेशन है वो इतनी अधिक है कि काफ़ी समय बाद इसमें उद्गार होता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जहाँ पर उद्गार का जो ड्यूरेशन है वो अधिक हो तो ऐसे ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। नेक्स्ट है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं कि इनमें भविष्य में कभी उद्गार की कोई संभावना नहीं है, और ना ही इनमें जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसमें उद्गार होने का कोई प्रमाण उपलब्ध है। तो प्राचीन इतिहास में जो उद्गार है उसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, और भविष्य में भी इसमें उद्गार की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं वो शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं, और इनके ही मुख पर जो इनके क्रेटर हैं उनमें पानी भर जाता है और झीलों का निर्माण होता है। जैसा कि महाराष्ट्र की लोनार और राजस्थान की जो पुष्कर झील है वो
शांत ज्वालामुखी के ही उदाहरण हैं। उनके क्रेटर में पानी भर जाता है। इनका जो एग्जाम्पल है वो जो शांत ज्वालामुखी, उनके एग्जाम्पल ईरान का कोह सुल्तान, ये एक ज्वालामुखी है। म्यांमार का पोपा, ये क्या है, शांत ज्वालामुखी है। इनमें भविष्य में कोई उद्गार होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है? ज्वालामुखी से गैस तथा जलवाष्प, जो कि सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसका जो परसेंटेज है वो 60 to 80% के आसपास जो गैसें और जलवाष्प होते हैं। उसके अलावा विखंडित पदार्थ, जो पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ हैं वो विखंडित हुए हैं, वो भी ज्वालामुखी से निकलते हैं। उसके अलावा ज्वालामुखी से जो मेन जो निकलता है पदार्थ वो होता है लावा। तो जो ज्वालामुखी है उससे गैसें, जलवाष्प, विखंडित पदार्थ और लावा आदि पदार्थ अधिक मात्रा में निकलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी का विश्व वितरण। जो ज्वालामुखी है वो कहाँ कहाँ इनका फैलाव है और कहाँ कहाँ ज्वालामुखी फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं। तो अब तक जो लगभग 500 ज्वालामुखी ज्ञात हुई हैं, उनमें से 403 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं और शेष जो है वो अटलांटिक और हिंद महासागर में स्थित हैं। जो ज्वालामुखी हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, इनका कुछ निश्चित क्षेत्र हैं। तो इसमें जो सबसे अधिक ज्वालामुखी 403 है वो प्रशांत महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं। उसके अलावा जो शेष हैं वो अटलांटिक और हिंद महासागर में स्थित हैं। प्रशांत महासागर में इतने अधिक स्थिति के कारण जो प्रशांत महासागर है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर स्थित हैं। तो इस वजह से प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर को कहा जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। विश्व में सर्वाधिक यंत्रों से सुसज्जित ज्वालामुखी हवाई द्वीप का मोनोलोआ है। जो मोनोलोआ ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप पर स्थित है और ये विश्व में सबसे अधिक यंत्रों से सुसज्जित है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया गया है। इस वजह से जो मोनोलोआ है वो सर्वाधिक यंत्रों से सुसज्जित सबसे सुसज्जित जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, हवाई द्वीप का मोनोलोआ। इसका नाम जो है वो मोनोलोआ है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो विश्व वितरण में ये है कि प्रशांत महासागर में सबसे अधिक ज्वालामुखी और ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ पर एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो जो ऑस्ट्रेलिया द्वीप है वहाँ पर, महाद्वीप है, वहाँ पर एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। वहाँ पर कभी भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में कोई उद्गार होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो ज्वालामुखी टॉपिक पर जो आज का ये वीडियो था उसमें इसको परीक्षा उपयोगी बनाने की कोशिश की गई है। इसमें वही टॉपिक ऐड किए गए हैं जो कि परीक्षा से रिलेटेड हैं और ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और आप शेयर करें। इसके अलावा हमारे नेक्स्ट वीडियो को अपडेट पाने के लिए कि हमारा कौन सा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक पर आप हमारे लर्न ईजी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि एक स्टडी ग्रुप है। हमारा फेसबुक पर लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज है, जहां पर आपको हमारे सभी सीरीज के सभी वीडियो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और जो स्टडी मटेरियल और ग्रुप डिस्कशन है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर लर्न ईजी नाम का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा जो इसके पहले के पार्ट हैं, जो हमारा जो ज्योग्राफी सीरीज है इसके जो पहले के पार्ट है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने उसको मिस किया है तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।